गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई प्रकार की क्लास उपलब्ध हो सके। प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, जिसमें पादपों में होने वाली रोगों की जानकारी अपन हासिल कर रहे थे। जिसमें सबसे पहले अपन पादप के रोग के लक्षण का पता करते हैं। पादप रोग के क्या लक्षण हैं, उन लक्षणों के आधार पर फिर अपन उसके रोगजनक तक पहुंचते हैं और किसके कारण हुआ उसका कारण पता लगाने के बाद अपन उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट या उपचार कर सकते हैं, रोकथाम का उपाय कैसे अपनाया जा सकता है के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ रोग जैसे कि बाजरे का हरित बाली रोग, बाजरे का अर्गट रोग और एक पढ़ा था अपने कपास का मलानी रोग, तो उसके पैथोजन के बारे में बता दिया। आज का जो अपना बीमारी रहेगी वो है मूंगफली का टिक्का रोग। ये बीमारियां बहुत इम्पोर्टेंट हैं, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकली। कल मैंने आपको बताया था कि ये प्रैक्टिकल में भी 2 नंबर का सवाल आता है और थ्योरेटिकल पोर्शन में भी आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मूंगफली का टिक्का रोग। और ये मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया फैबेसी कुल का सदस्य है और वर्तमान समय में आपके सभी के खेतों में ये मूंगफली है वो खड़ी है। तो यहाँ जहाँ पर बड़े स्तर पर खेती की जाती है वहाँ पर इस सार्कोस्पोरा जो कवक है, ठीक है ना, सार्कोस्पोरा कवक के बीजाणु हैं वो पड़े रहते हैं लंबे समय तक और बीज के साथ अंकुरित होकर के पादप की पर्ण तक पहुँचते हैं। तो अब इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और कौन कौन सी इनके रोगजनक है उसके बारे में आपकी बात बताएंगे। मूंगफली का ये एक खतरनाक रोग होता है जिसको मूंगफली उत्पादक सभी देशों में देखा गया। इस रोग के कारण पत्तियों पर अधिक धब्बे बनने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है। नतीजतन पौधे कमज़ोर होना, फलियां कम और छोटी बनना, जिससे उपज में 20 से 25% तक की कमी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि मूंगफली का टिक्का रोग यदि हुआ है तो फसल ऊपर या पादप की पत्तियों पर कौन से सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देंगे। रोग प्रकट होने के समय के आधार पर लक्षणों को 2 भागों में विभाजित किया, एक अंगेती पत्ती धब्बा और दूसरा पछेती पत्ती धब्बा। यानी कि अंगेती पहले, पछेती बाद में, दोनों प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो पहले अपन बात करते हैं अंगेती पत्ती धब्बा रोग के लक्षण। तो धब्बे उत्पन्न होने का समय क्या हो सकता है मूंगफली में। इस रोग के धब्बे 3 से 4 सप्ताह के पौधों पर प्रकट हो जाते हैं। धब्बे जल्दी प्रकट होने के कारण इसे अंगेती पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। यानी कि खेत में आपने फसल की बुआई कर ली, बुआई के 3 से 4 सप्ताह में इसके लक्षण है वो सिम्टम्स पर्ण पर देखने को मिल जाएंगे और ये जल्दी देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अंगेती पत्ती धब्बा रोग। दूसरा होता है पछेती धब्बा रोग। पछेती धब्बा रोग है ये 6 से 8 सप्ताह के पौधों पर वो प्रकट होते हैं और अंत में लास्ट में होता है, इसलिए इसको कहते हैं पछेती पत्ती धब्बा रोग। दूसरा है पर्ण का आकार। अंगेती पत्ती धब्बा में पर्ण का आकार अनियमित हो जाता है और पछेती पत्ती धब्बा रोग में इसका आकार है वो गोलाकार हो जाता है। धब्बों का रंग एवं पीला घेरा, पत्ती की ऊपरी सतह पर लाल भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं जो पीले घेरे से घिरे होते हैं। जबकि पछेती पत्ती धब्बा रोग में पत्ती की सतह पर गहरे भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं
जिसके चारों ओर पीला घेरा नहीं होता है। धब्बों की संख्या और आकार, धब्बे कम, आकार बड़े होते हैं, जिसका व्यास 1 से 10 mm तक होता है। ये अंगेती की बात अपन कर रहे हैं। पच्छेती में धब्बे अधिक होंगे और इसका आकार छोटा होगा, जिसका व्यास 1 से 6 mm तक होता है। हानिकारक प्रभाव, अंगेती पत्ती धब्बा रोग जो प्रारंभिक स्तर का होता है ये कम हानिकारक होता है, जबकि पच्छेती धब्बा रोग है वो अब विकराल रूप ले चुका होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा तीव्र और हानिकारक होता है। अंगेती पत्ती धब्बा रोग का रोगजनक है सार्कोस्पोरा अरेकिडीकोला और पच्छेती धब्बा रोग का रोगजनक है सार्कोस्पोरोडियम पर्सोनेटम। तो ये दोनों ही रोगजनक आपको सामान्य कवक का नाम याद रखना है, सार्कोस्पोरा अरेकिडीकोला ये अंगेती पत्ती धब्बा रोग का रोगजनक, और सार्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम पच्छेती पत्ती धब्बा रोग का रोगजनक है, जिसके कारण ये बीमारी फैलती है। ठीक है, सार्कोस्पोरा कवक है, उनका ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अब ये क्या करता है, ये पर्ण के ऊपर इसका संक्रमण हो रहा है ना, तो इसमें पहले जो ये वर्दी दिखाई दे रही है ये एपिडर्मिस है, पर्ण बाह्य त्वचा है, यहाँ से होते हुए पहले ये अपनी कायिक वृद्धि करेगा। सार्कोस्पोरा कवक है वो पहले अपनी कौन सी वृद्धि करेगा, कायिक वृद्धि करेगा, और कायिक वृद्धि जैसे ही इसकी हो जाती है उसके बाद ये कौन सी वृद्धि करेगा, जनिक वृद्धि करेगा। और सार्कोस्पोरा कवक में अलैंगिक जनन विधि के द्वारा कोनिडिया का निर्माण होता है, और कोनिडिया है वही अंकुरित होकर के इस फसल को नुकसान पहुंचाने का कार्य संपादित करता है। तो ये है कोनिडियम धर, ये वाला, और इसी कोनिडियम धर के आकार पर यहाँ पर इस प्रकार के कोनिडिया है वो आपको देखने को मिलेंगे सेम साइज के। यदि छोटे होंगे इस प्रकार के तो इसको कहते हैं लघु कोनिडिया, और बड़े होंगे थोड़े और चोंच आकार के होते हैं तो ये होते हैं आपके गुरु कोनिडिया, और ये मिट्टी में पड़े रहते हैं या बीज में इन्फेक्शन करके लंबे समय तक पड़े रहते हैं, और जब नेक्स्ट सीजन में अपन बीजों की बुआई करते हैं तो बीजों के साथ ही साथ ये फसल में संक्रमण करना शुरू कर देता है। तो ये बात की मैंने इनके लक्षणों की, और लक्षणों के आधार पर अपने सार्कोस्पोरा कवक की जानकारी हासिल कर ली। अब आती है इसका जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से है वो किया जाता है। 3 प्रकार से कर सकते हैं। रोगजनक की बात कर ली, रोगजनक के बाद आता है ये रोग सार्कोस्पोरा एरेकिडीनिस व सार्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम नामक बीज एवं मृदा जनित कवक से होता है। ठीक है, तो इनका इन्फेक्शन है मूंगफली में वो किससे होता है, बीज से और मृदा से, यानी कि इसके कवक के ये कोनिडिया है वो या तो बीज में सुरक्षित रहेंगे या फिर मृदा में। तो एक है सार्कोस्पोरा एरेकिनोइड्स, दूसरा है सार्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम नामक कवक जो बीज और मृदा के अंदर रहते हुए एक प्रकार की कवक जनित बीमारी है। कवक के कोनिडिया भूमि में पत्तियों पर पहुंचकर संक्रमण करते हैं। कहाँ पड़े रहते हैं, भूमि में पड़े रहते हैं। जैसे ही अनुकूलित परिस्थितियां इसको मिलती है, फलस्वरूप ये अंकुरित होकर के अपने कवक जाल के माध्यम से पादप की पत्तियों तक पहुंचता है। ऐसा सब काम हो रहा है तो इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, एग्रोनॉमिकल सस्य प्रबंधन, हमेशा स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज काम में लेने चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात,
सिंचाई की सुविधा होने पर जून या इससे पहले अंगेती बुआई कर लेनी चाहिए आपको। और ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई या 2-3 साल के बाद आप फसल को बदल करके बोएं। रासायनिक तरीके में आपके ये सार्कोस्पोरा कवक है, तो थायरम और कैप्टान को किया बीजों से, थायरम और कैप्टान जो कवकनाशी है उन कवकनाशी से बीजों को उपचारित करके फिर खेत में बोना चाहिए। खड़ी फसल में रोग दिखाई देते ही आपको कार्बेंडीज़म 0.1% या फिर आपको क्लोस्ट्रिडियोबिन 0.1% का 15 दिन के अंतराल पर है 2 से 3 छिड़काव फसल के ऊपर करने से आपको फायदा होता है। और तीसरा है जैविक प्रबंधन में आप स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस एवं ट्राइकोडर्मा से बीजों का उपचार और पर्णीय छिड़काव करें। और रोग रोधी किस्में ICGS 10 VR फर्स्ट जैसी रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। ओके, थैंक यू।